फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को जब प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी केजीएस का प्रैक्टिस सेट बुक, जो बीपीएससी एडू के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं जो है, अगर आप लोग नहीं ले सकते इस बुक को, तो मैं जो है एक एक करके जो है आपको जो है सभी जितने भी इसमें सेट दिए हुए हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है केजीएस जो खान सर की तरफ से जो है एडीओ बीपीएससी एडीओ का जो प्रैक्टिस से जो है लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है इसमें जो है कुल 60 सेट्स जो है 60 सेट जो है इसमें दिए गए, जिसमें कि 20 सेट जो है सामान्य अध्ययन के हैं और 20 सेट जो है सामान्य अध्ययन 20 सेट सामान्य भाषा के हैं और 20 सेट जो है सामान्य अध्ययन के हैं और 20 सेट जो है सामान्य योग्यता के हैं। तो कुल 60 सेट्स हैं। और आप लोग को पता होगा कि 14 अप्रैल से जो हम लोग का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। आज 19 तारीख हो गया है और जो है 14 को एग्ज़ाम है, तो हम लोग को जो है एक दिन में कम से कम 2 या 3 सेट जो है कंप्लीट करना होगा, तभी जा करके हम लोग का हो पाएगा। तो मैं एक सेट जो है सभी में से, सामान्य भाषा में से, सामान्य अध्ययन में से और सामान्य योग्यता में से जो एक सेट आप लोग को डेली करवाऊंगी। यानी कि टोटल 3 सेट जो है डेली मैं आप लोग के लिए अपलोड करूँगी। आप लोग चाहे तो इसको जरूर देख सकते हैं। आप लोग के जो है प्रैक्टिस जो है आप लोग को एग्ज़ाम में जो है बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, और आप लोग को जो है पता भी चलेगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन होते हैं। और आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग का आज का पहला सेट, जो कि सामान्य भाषा से है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता होगा कि जो है सामान्य भाषा से जो है 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें कि 2 घंटा हम लोग को मिलता है। और इसमें जो है 1/3 जो है नेगेटिव मार्क भी है, जो सामान्य भाषा है। पहले इसमें नहीं था नेगेटिव मार्क, बट जो है अब जो है बाद में जोड़ दिया गया है, जिसमें कि अंग्रेजी के 30 अंक के सवाल जो है पूछे जाते हैं और हिंदी के जो है 70 अंक के सवाल होते हैं। और कुल 2 घंटे हम लोग को मिलते हैं। और सामान्य अध्ययन की बात करें, इसमें 100 नंबर के होते हैं और 2 घंटा हम लोग को मिलता है, और कुल 100 नंबर के जो है अंक दिए होते हैं। और जो सामान्य भाषा के होते हैं इसमें जो है 30% जो हम लोग को लाना पड़ता है। बाकी इसमें जो है नेगेटिव मार्क 1/3 जो है नेगेटिव मार्क इसमें है। और सामान्य योग्यता की बात करें, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, तो 100 नंबर के होते हैं और 2 घंटा हम लोग को मिलता है, जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग जो है पूछे जाते हैं, और ये भी जो है 100 नंबर के होते हैं। इसमें भी जो है 1/3 नेगेटिव मार्क है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुल जो है 20 सेट करके जो है दिए गए हैं, और यही हम लोग को करना है। तो आज पहला सेट हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बस एक ही सेट जो है अपलोड करूँगी, बाकी जितने कल से जो है मैं बिल्कुल रेगुलर रहूँगी और 3-3 सेट जो है आप लोग के लिए अपलोड करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसमें जो है कुल 60 सेट जो है इसमें दिए गए हैं। सामान्य भाषा के कुल 20 सेट्स है इसमें, और सामान्य अध्ययन के और सामान्य योग्यता के। तो हम लोग पहला सेट हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप लोगों ने सुना होगा कि इस मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो झगड़े में जो है दोनों पक्ष जो है दोषी होते हैं। हर बात पर ताली नहीं बजती, या फिर काम करने के लिए जो है दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, झगड़े में जो है दोनों पक्ष दोषी नहीं होते हैं। लोकोक्ति आप लोगों ने सुना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यह प्रचलित अर्थ है कि किसी भी झगड़े या विवाद के लिए जो है केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि दोनों पक्ष की कुछ ना कुछ गलती अवश्य होती है। जिस प्रकार ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जो है किसी भी संघर्ष या मनमुटाव की उत्पत्ति दोनों तरफ की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो और जहाँ भी आप लोग को डाउट होगा आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है। तो जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है, तत्व के, सार के, जीवन के, औषधि के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन के। जीवन शब्द एक अनिकार्थी शब्द है, जिसका सबसे प्रमुख अर्थ प्राण या जिंदगी है। इसके अतिरिक्त जल को भी जीवन कहा जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है। इसी प्रकार पुत्र को भी कुल का जो है जीवन माना जाता है, जो वंश को आगे बढ़ाता है। इस तरह जल, प्राण और पुत्र तीनों ही जो है जीवन शब्द के विभिन्न अर्थों को जो है प्रकट करते हैं, जो इसके अनेकार्थी रूप में सिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवन, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो द्विज का अनिकार्थी क्या है। द्विज का अनिकार्थी क्या है, हाथी, दांत, या फिर वस्त्र, या फिर जल। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का द्विज, यानी कि द्विज का अनिकार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका राइट हम लोग बात करें तो
तो द्विज एक अनिकार्ती शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। इस आधार पर इसके कई अर्थ होते हैं। ब्रह्मांड, एक जन्म माता के गर्भ से, दूसरा जो है यज्ञोपवीत संस्कार से, यानी कि पक्षी, एक बार अंडे के रूप में, दूसरी बार जो है अंडे से बाहर, और दांत, एक बार दूध के दांत, दूसरी बार जो है स्थायी दांत। इन सभी को जो है द्विज कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में दांत सही उत्तर होगा, क्योंकि दांत जो है 2 बार उगते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, जिसमें कि हम लोग को पहले दूध का दांत होता है, उसके बाद स्थायी दांत हम लोग को जन्म लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इनमें से कौन सा शब्द जो है सरल का विलोम है? सरल का विलोम क्या होगा? सर्पिल, घुमावदार, जटिल, वक्र। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं तो सरल शब्द का अर्थ है सीधा, सहज या आसान। इसका सटीक विलोम शब्द होता है जटिल या कठिन होता है। जटिल का अर्थ है उलझा हुआ या मुश्किल। अन्य विकल्प जैसे वक्र का विलोम हो जाता है ऋजु, सीधा होता है, और घुमावदार का विलोम भी जो होता है सीधा हो जाता है। लेकिन भाव के स्तर पर जो है सरल का सबसे उपयुक्त विलोम जो है क्या हो जाएगा हम लोग का? जटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जटिल। सरल का क्या होगा? जटिल। जिस तरह से मुलायम का हो जाता है कठोर, उसी तरह से सरल का हो जाएगा जटिल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम लोग तो इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची की बात करें हम लोग तो व्योम, धरा, तम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो व्योम शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत आदि। दिए गए अन्य विकल्पों में धरा का अर्थ पृथ्वी होता है और तम का अर्थ जो होता है अंधकार होता है। ये दोनों आकाश के पर्यायवाची नहीं है, अतः व्योम ही आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्योम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग तो शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द की बात करें हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम तो वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द जो है विद्या वाचस्पति है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो बहुत मंच गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से जो है कार्य करता है, इसके लिए इनमें से कौन उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मंथर, मद्राक्रांता, दीर्घसूची या फिर सलवर। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाक्यांश जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द मंथर है। मंथर का अर्थ ही होता है धीमी गति वाला या सुस्त। मंदाक्रांता एक छंद का नाम है। दीर्घसूची का अर्थ है किसी काम में बहुत देर लगने वाला, जो आलस्य का सूचक है। सत्वर का अर्थ होता है बहुत तेज, जो कि मंथर का विलोम है, अतः सही अर्थ उत्तर हो जाएगा हम लोग का मंथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहा जाता है। नहीं कहा जाता है कि तुम काम को मथ रहे हो, यानी कि मंथर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है, या फिर जिसका संबंध जो है पृथ्वी से है। पार्थिव का क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पार्थिव शब्द का निर्माण पृथ्वी शब्द में अप्रत्यय लगने से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, अतः वाक्यांश जिसका संबंध पृथ्वी से है के लिए एक शब्द पार्थिव होगा। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर को पार्थिव शरीर कहा जाता है, क्योंकि वह पृथ्वी के 5 तत्वों से बना है और अंत में उसी में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग तो मात्रहंता में कौन सा समास है? मात्रहंता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग तो मात्रहंता शब्द का समास विग्रह होता है माता की हत्या करने वाला या माता का हंता होता है। यहाँ पर जो है का संबंध जो है कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए जो यह संबंध तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यहाँ जो हंता प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच जो है किसी कारक चिन्ह का लोप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग तो आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग तो आजीवन का समास विग्रह होता है जीवन भर। जिस समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ आ का उपसर्ग जो है इसके जुड़ने से समस्त पद आजीवन का अव्यय क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, जैसे वह आजीवन अविवाहित रहा, अतः वह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग का हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अवयवा। और 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसकी बात करें, धड़क, आक, अक, धड़। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्यय में शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर प्रत्येक अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं। धड़ाक शब्द में मूल सूचक शब्द धर है और इसमें आक प्रत्यय जुड़ा है। धर आक यानी कि धड़ाक। आक प्रत्यय जुड़ने से धड़ाक शब्द बना है जो एक क्रिया विशेषण या संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और तेज आवाज का जो है बोध कराता है। तो जैसे कि धड़ाक सी आवाज आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आक। आक शब्द धड़ में आक प्रत्यय जुड़ने से जो है धड़ाक शब्द बना है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 की बात करें तो अल्पायु में कौन सा प्रत्यय? अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो वह, वायु, आयु या अल्प। तो अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो 12 नंबर की क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अल्पायु में आयु प्रत्यय के रूप में है। आयु प्रत्यय के अन्य शब्द दीर्घायु, चिरायु आदि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयु। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लग करके जो होता है इसी शब्द का जो है मतलब परिवर्तित कर देता है, वही जो होता है प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लग करके जो है शब्द का मतलब जो होता है परिवर्तित कर देता है। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का नहीं है? कौन सा उपसर्ग का नहीं है? खुश, कम, उन, गैर। तो कौन सा नहीं होगा? तो 13 नंबर की बात करें तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नया अर्थ देते हैं। खुश जैसे कि खुशबू, कम जैसे कि कमजोर और गैर जैसे कि गैर हाजिर फारसी उर्दू भाषा के उपसर्ग है, जबकि उन हिंदी तद्भव का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है एक कम। एक कम जैसे 29 यानी कि 29, 30 से एक कम, 49 यानी कि 50 से एक कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उन जो है कोई उपसर्ग नहीं है। आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? कौन सी धातु कहलाती है? तो द्विकर्मक धातु, संयुक्त धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जब मूल अकर्मक धातुओं जैसे हंस, रो, चल में जो है प्रत्यय जोड़कर उन्हें सकर्मक बनाया जाता है तो वे साधिक सकर्मक धातु कहलाती है। उदाहरण के लिए हंस जो है अकर्मक है, हंसाना जो है सकर्मक, या चल जो है अकर्मक है, चलाना जो है सकर्मक बनाना है। ये जो है क्रियाएं मूल धातु से जो है साधित बनाई गई होती है और जो है सकर्मक होती है, इसलिए इन्हें साधिक सकर्मक धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साधित सकर्मक धातु। आगे हम लोग बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, पूर्णभूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या फिर आसन्न भूत। तो 15 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही बहुत पहले समाप्त हो चुका था। वाक्य मैं खाना खा चुका था, मैं जो है चुका था यानी कि क्रिया के रूप में जो है यह स्पष्ट हो रहा है कि खाना का कार्य जो है बीते हुए समय में ही पूर्ण हो गया है। यह क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध कराता है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्ण भूतकाल यानी कि खाना जो है खाया जा चुका है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग तो इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का नहीं है। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें वर्तमान काल के मुख्य भेद सामान्य, तात्कालिक, अपूर्ण या फिर पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान है। आसन्न भूतकाल का जो है अभी अभी या निकट भूतकाल में ही समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मैंने आम खाया है, यह कार्य हो तो भूतकाल में चुका है पर इसका प्रभाव वर्तमान तक है, इसलिए जो है यह भूतकाल का भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तात्कालिक वर्तमान जो है वर्तमान काल का जो है प्रकार नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार या फिर स्त्रीलिंग होता है या फिर स्वतंत्र रहता है या फिर पुल्लिंग के अनुसार। तो विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? तो 17 की बात करें तो हिंदी व्याकरण में विशेषण का लिंग और वचन हमेशा उस संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेष्य के अनुसार होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी जो होता है पुल्लिंग रूप में होगा। यदि विशेष्य जो है स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी जो है स्त्रीलिंग के रूप में होगा। जैसे अच्छा लड़का पुल्लिंग विशेष्य और अच्छी लड़की स्त्रीलिंग विशेष्य। यहाँ अच्छा विशेषण लड़का और लड़की के अनुसार बदल गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेष्य के अनुसार। विशेष का लिंग जो होता है उस विशेष्य के अनुसार ही बदलता रहता है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए जाता है हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो इसमें बात करें हम ऑप्शन नंबर के, तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, या फिर दोहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 98वें क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हिंदी में जो है आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए व्यक्ति चाहे एक ही क्यों ना हो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसे आदर्थार्थक बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पिताजी आ रहे हैं। इस वाक्य में पिताजी एक व्यक्ति है लेकिन आदर देने के लिए क्रिया यानी रहे हैं बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ना कि रहा है। एक वचन का यह हिंदी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिहार में मैं को हम कहा जाता है कि हम जा रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, और जैसे कि प्रधानमंत्री गए थे। तो इस तरह से जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुवचन का प्रयोग होता है आदर भाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? गीत, गीत तत्व, गीत तत्व, सफाई, या फिर कौन? तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो 19 की बात करें क्वेश्चन नंबर की, तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। दिए गए विकल्पों में जो है नींद, रोग और सफाई भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, बाहर कौन खड़ा है? इस वाक्य में जो है कौन किसी व्यक्ति संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन। सर्वनाम कौन हो जाएगा? कौन। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? भाववाचक संज्ञा जो है क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई, तो भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है। यहाँ पढ़ाई पढ़ना क्रिया से है, लड़ाई लड़ना क्रिया से, और कमाई जो है कमाना क्रिया से है। क्रिया शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि भलाई जो है शब्द भला विशेषण शब्द से बना है। भला विशेषण प्लस आइए प्रत्यय लगा है तो भलाई बना है, जो कि भाववाचक संज्ञा तथा भलाई क्रिया से निर्मित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भलाई। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम लोग तो इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तो देशज, तद्भव, तत्सम, विदेशज। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो घोटक एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं। घोटक का अर्थ होता है घोड़ा होता है। इसका तद्भव रूप घोड़ा है। स्थानीय बोलियों से जो है आते हैं, जो विदेशी भाषाओं से घोटक संस्कृति मूल का होने का कारण तत्सम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्सम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ किसके बाद आता है? तो ज्ञ के बाद, र के बाद, ह के बाद, क के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात है, हिंदी वर्णमाला में छ एक संयुक्ताक्षर है जो क, हलंत युक्त क और स के मेल से बनता है। क आधा क प्लस स यानी कि छ। इस संरचना में कारक हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी में छ से शुरू होने वाले शब्दों को क वर्ण वाले शब्दों के समाप्त होने के ठीक बाद स्थान दिया जाता है। इसलिए छ का क्रम क वर्णमाला के बाद आता है, ना कि ह के बाद, जैसा कि वर्णमाला में दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क के बाद। छ किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। अगर हम लोग देखें तो जो है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न 23 से 25 के सही उत्तर चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ जा रहा हूँ। आसात आसमान तुम्हें जाने ना दूंगा, अश्रु उधेलित सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज झूलते रहे तुम, साथ ना से सिहरकर सुलाने आ रहा हूँ। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंतायुक्त होना, या फिर मृत्यु को प्राप्त करना। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए काव्यांश में कवि जागरण का संदेश दे रहे हैं। यहाँ गहरी नींद में सोना का लाक्षणिक अर्थ है अपने जीवन, समाज और कर्तव्यों के प्रति अज्ञानता और उदासीनता में डूबे रहना। कवि कहते हैं, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। इसका आशय है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अज्ञानता और वास्तविकताओं से बेखबर रहने की स्थिति से बाहर निकालने आ रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेखबर होना। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? तो उपयुक्त काव्यांश के अनुसार जो कवि लोगों को कहीं नहीं जाने देगा, इसका आशय क्या है?
अतल गहराई में, यहाँ जहाँ सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर या फिर पाताल में। तो 24 क्वेश्चन 24 नंबर की बात करें हम लोग तो वाक्यांश की पंक्ति में जो है अतल यानी कि अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। यहाँ अस्ताचल वह पर्वत है जहाँ सूर्य अस्त होता है, जो पतन, अंत और निराशा का प्रतीक है। अतल अस्ताचल का अर्थ है पतन की असीम गहराइयाँ। कवि लोगों को इसी निराशा और पतन के मार्ग पर जाने से रोकना चाहता है। लोगों को इसी निराशा और पतन से जो है कवि जो है रोकना चाहता है। उद्याचल यानी प्रगति और आशा के मार्ग पर ले जाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो है राइट आंसर, यानी कि पतन की राह पर जो है जाने से रोकना चाहता है कवि। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग तो उपयुक्त काव्यांश के कवि किस तरह के व्यक्तियों को जो है संबोधित कर रहा है। किस तरह के व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, तो जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जो है बेखबर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें हम लोग तो काव्यांश की पंक्तियां जो है कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, स्पष्ट करती है कि कवि उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो केवल कल्पनाओं में जीते हैं और कर्म यानी कि साधना के मार्ग की जो है कठिनाइयों से डरकर मुंह मोड़ लेते हैं। ये वे लोग हैं जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जो है अनजान या बेखबर है और केवल ख्याली दुनिया में जो है विचारक करते हैं। कभी उन्हें जगाकर यथार्थ का सामना करने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को पता होगा कितने लोग जो होते हैं सोते सोते ख्याली पकाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में जो एग्जाम में जो है पास हो जाएंगे, मगर बिना बिना जो है हार्ड वर्क के, बिना कठिन परिश्रम के जो है हमें कुछ हासिल नहीं वाला है। इसलिए मैं बोलती हूँ मैं आप लोग को डेली 1 से 3 सेट अपलोड करूँगी। आप लोग का मर्जी, आप लोग अब कठिन परिश्रम करना चाहते हैं या फिर सोते सोते ख्याली पुलाव पकाना चाहते हैं कि हम लोग जो है पास हो जाएंगे, आप लोग की मर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। उपविराम का चिन्ह कौन सा है, तो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये है उपविराम चिन्ह। आगे हम लोग बात करें 27 नंबर क्वेश्चन के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 3 या फिर 5। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाच्य क्रिया का वह रूपांतर है जिससे जो यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का विधान कर्ता या कर्म या भाव जो है में से किसके अनुसार जो है हुआ है। हिंदी व्याकरण में जो वाच्य के 3 प्रकार माने गए हैं। कृतवाच्य जब क्रियाकर्ता के अनुसार हो, कर्मवाच्य जब 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 जो है कर्म के अनुसार जो है, जब क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो, और भाववाच्य जब क्रिया जो है कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार हो। तो 3 प्रकार माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार के। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। तो राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा का एक रूप था जिससे कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। इससे जो है विकसित हुई पंजाबी का विकास पेशाची अपभ्रंश से और बांग्ला का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से केवल राजस्थानी और गुजराती ही स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 राजस्थानी और गुजराती जो है स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। और पंजाबी और बांग्ला जो है, पंजाबी का विकास जो है पेशाची अपभ्रंश से हुआ है और बांग्ला का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थानी और गुजराती जो है स्वर श्रेणी अपभ्रंश से है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुलंदी। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भाषा विज्ञान में बोलियों का जो है वर्गीकरण उनकी ध्वनिगत विशेषताओं के आधार पर जो है किया जाता है। उदासीन आकार यानी कि उदासीन रूप में उच्चारण होता है। पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुलंदी। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भाषा विज्ञान में बोलियों का जो है वर्गीकरण उनकी ध्वनिगत विशेषताओं के आधार पर जो है किया जाता है। उदासीन आकार उदासीन रूप में उच्चारण, उदासीन आकार जो है
बहुला वे बोलियां होती है जिनमें जो है शब्दों के अंत में अ ध्वनि का जो है उदासीन रूप में उच्चारण होता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां जैसे जैसे अवधी और बघेली इस श्रेणी में आती है, जबकि ब्रज कन्नौजी जो है और बुलंदी पश्चिमी हिंदी ओकार बहुला बोलियां हैं। इनमें से जो है अंत में जो है ओ की प्रवृत्ति होती है, जैसे घोड़ों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बघेली। बघेली हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन आकार की बोला है बघेली। क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम लोग तो इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली जो है विष्णुपुरिया है? उड़िया, बांग्ला, गुजराती या फिर असमी? 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विष्णुपुरिया मणिपुरी, जिसे विष्णुपुरिया मणिपुरी भी कहा जाता है, एक इंडो आर्यन भाषा है। यह मुख्य रूप से भारत के असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में बोली जाती है। यद्यपि इसका नाम मणिपुर के विष्णुपुर से जुड़ा है, भाषाई रूप से यह असमी और बांग्ला के अधिक निकट है। इसे अक्सर असमी बांग्ला समूह की एक स्वतंत्र भाषा या असमी की एक जो है बोली मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असमी जो है विष्णुपुरिया बोली है। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की, तो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? कृष्णा सोबती को दिलो दानिश 1993 का, या फिर समय सरगम 2000 ईस्वी का, या फिर जिंदगी गामा 1979 ईस्वी का, या फिर सूरजमुखी अंधेरे में 1958 ईस्वी का। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती को उनके मैग्नमस उपन्यास जिंदगी नामा के लिए जो वर्ष 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास जो है 1979 में जो है प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हम लोग का सी, यानी कि जिंदगी नामा 1979 के लिए जो उनको पुरस्कृत किया गया था। आगे बात, आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा सा वो लग रहा है क्योंकि मैं जो RCT करवा रही हूँ, जो मेरे दांत में जो है प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मेरा जो है बिल्कुल कल ही मैं RCT करवा के आई हूँ, तो मेरा जो है बिल्कुल मेरा जो जॉ है वो बिल्कुल खुलने की स्थिति में है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पढ़ाई ना रुके, ना ही आप लोग का रुके, इसलिए जो मैं ये जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को, ऐसी ज़िंदगी में कठिनाई आती रहेगी और समस्याएं आती रहेगी, लेकिन हमें उससे रुकना नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है कुछ दिन पहले ही रुकी हुई थी थोड़ी, मैं स्थिति तबीयत की वजह से, मगर मैं अब नहीं चाहती कि मैं रुकूँ। RCT आप लोगों को पता होगा बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसमें कि 3-4 बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, और 3-4 बार जो है दांतों की जो है सफाई होती है, इसके बाद उसको भरा जाता है। तो मेरा जो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई रुके या फिर आप लोग की जो है पढ़ाई रुके। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इनमें से हार की जीत कहानियों के कहानीकार कौन है? रांगे राघव, या फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, या फिर सुदर्शन? तो 32 नंबर क्वेश्चन, हार की जीत हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रसिद्ध और हर्षस्पर्शी कहानी है जिसके लेखक सुदर्शन जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सुदर्शन। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा, या फिर अलका सरागवी, या फिर महुआ माझी, या फिर जयप्रकाश करदम? तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कलिकथा वाया बाईपास एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जिसकी रचनाकार अलका सरावगी है। यह पहला उपन्यास था जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अलका सरावगी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम लोग तो इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव, वेदांत, मीमांसा, या फिर सांख्य? तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अभिनव गुप्त भारतीय काव्यशास्त्र और दर्शन के एक महान आचार्य थे। उनका प्रमुख दार्शनिक मत प्रत्यभिज्ञा दर्शन था, जो कश्मीरी शैव दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैव। आगे हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 35 नंबर क्वेश्चन, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, प्लेटो ने, या फिर देरिदा ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विखंडनवाद यानी कि
डिकंस्ट्रक्शंस 20वीं सदी का एक प्रमुख पाश्चात्य साहित्यिक और दार्शनिक सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक फ्रांसीसी दार्शनिक जाक देरिदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि दरिदा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, महादेव वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मधुशाला हिंदी साहित्य की एक कालजयी काव्य कृति है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। यह 1935 में जो है प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसके इसके लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी है। और 1937 में जो है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम लोग तो काव्य रीति के जो है कितने भेद है? 2, 4, 8 या फिर 3। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काव्य शास्त्र में आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पदरचना के रूप में जो है परिभाषित किया है और इसे काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने गुणों के आधार पर काव्य रीति के 3 प्रमुख भेद बताए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। काव्य रीति के जो है 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इनमें से विभत्स रस का जो है स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, जुगुप्सा या फिर शांत या फिर प्रेरणा। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो काव्य शास्त्र में जो है वर्णित 9 रसों में से एक विभत्स रस है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जब किसी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर मन में घिन या ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ विभत्स रस की अनुभूति होती है। मांस, रक्त, शव, दुर्गंध आदि का वर्णन इसके अलावन होते हैं। जुगुप्सा और घृणा दोनों ही इसके स्थायी भाव माने जाते हैं, परंतु शास्त्रीय रूप में जो है जुगुप्सा अधिक सटीक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुगुप्सा। नेक्स्ट हम लोग बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की जो है श्रेणी में आता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार या फिर ए और बी या फिर इनमें से दोनों में से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन के बाद काव्य में अलंकारों को जो है मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब चमत्कार शब्द पर आधारित हो तो शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, और जब चमत्कार अर्थ पर आधारित हो तो अर्थालंकार होता है। विरोधाभास अलंकार में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है जो कि अर्थ पर जो है निर्भर करता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े स्या रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। यहाँ चमत्कार अर्थ में निहित है, अतः यह एक अर्थालंकार है। इस तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्थालंकार। विरोधाभास अलंकार में जो है अर्थालंकार झलकता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो द्वैत विलयित में गुणों का जो है क्रम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नगन भगन रगन। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रगन भगन रगन। आगे हम बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अरविंद, यौवन, बुढ़ापा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 41 नंबर क्वेश्चन की भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिनमें किसी गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप यौवन, बुढ़ापा आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। यानी कि यौवन भी हो जाएगा, बुढ़ापा भी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण या फिर सर्वनाम है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। घर एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह किसी घर को संदर्भित करता है, ना कि किसी खास घर को। यह संज्ञा किसी भी प्रकार की वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों के समूह को दर्शाती है, ना कि किसी विशेष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संज्ञा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तुम, वह, मैं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता को दर्शाता है। मैं का उपयोग जो है वक्ता स्वयं के लिए करता है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अन्य विकल्प जैसे तुम,
और वह क्रमशः जो है मध्य पुरुष व अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे हम लोग बात करें 44 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए जो है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से या फिर प्रशंसा से। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ में विशेषण शब्द है। मैं 1 लीटर दूध या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ वाक्य में विशेषण शब्द 1 लीटर है, क्योंकि यह जो है दूध नामक संज्ञा के माप और मात्रा को जो है विशेष रूप से दर्शा रहा है। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 लीटर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उ आधा ज फिर ज व ल। कितना लोग उ आधा ज फिर पूरा ज लिख देते हैं, उसके बाद व ल लिखते हैं, लेकिन नहीं, दोनों ज जो है आधा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पॉकेट मार शब्द से तत्पुरुष समास है। पॉकेट मार शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। इसमें जो है पॉकेट का अर्थ जेब और मार का अर्थ जो है मारने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार पॉकेट मार का अर्थ है जो व्यक्ति जेब काटता है या चोरी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की। तो आजन्म शब्द का जो है समास बताइए। द्वंद्व या फिर नव तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर अव्ययीभाव। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आजन्म शब्द में जो अव्ययीभाव समास है, जिस समास में पहला पद अव्यय और या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो। यहाँ आजन्म में जो है पहला पद प्रधान और अव्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अव्ययीभाव। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। जो दूसरों का उपकार माने, कृतज्ञ, कृतधन या फिर उपकृत या फिर शुकर। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला, आभारी, एहसासमंद या फिर कृतधन, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, एहसास, फरामोश, नाशुक्रा, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, एहसासमंद, जिस पर एहसास हुआ हो, शुक्र, जो आदमी आसानी से किया जा सके, सहज या फिर सरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृतज्ञ, जो दूसरों का उपकार माने, यानी कि कृतज्ञ हो। फिर हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। आप लोगों को पता होगा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, मगर जो है मैं बिल्कुल जो है स्पष्टता के साथ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको जो एक्सप्लेनेशन भी जो है साथ में देती जा रही हूँ। इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, और थोड़ा सा मेरे जो दांत में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। मगर जो है ये बिल्कुल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, क्योंकि इससे जो है आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। कलांकित शब्दों में स्थान पर एक शब्द विकल्पों में से जो है चुनिए। ऊपरी कही गई बात याद रखने योग्य है। ऊपरी, उपरीय, उपयुक्त या फिर उपरोक्त। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयुक्त शब्द दो शब्दों यानी कि ऊपरी प्लस उक्त शब्द के मेल से बना है। ऊपरी यानी कि ऊपर की ओर और तथा उक्त जो है कहा हुआ। कथित उपयुक्त जो है पूर्व लिखित जिसका उल्लेख जो है ऊपर किया जा चुका है, ऊपर किया हुआ है। उपयुक्त शब्द में यन संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की। तो शुद्ध वर्तनी है साम्राज्य, श्राप, पैतृक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें शुद्ध वर्तनी पैतृक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। पैतृक जो है शुद्ध है। साम्राज्य होगा साम्राज्य कैसे लिखा जाएगा? तो साम्राज्य लिखा जाएगा यहाँ पे स दिया हुआ, इसलिए हम लोग का गलत हो जाएगा, साम्राज्य होगा। आगे बात करें हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द की बात करें तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निवृत्ति जो है अशुद्ध है। बाकी अधीन, उत्पात, गरिष्ठ जो है सही शब्द है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है?
इसको छांटना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अशुद्ध वाक्य का चुनाव भाषा की संयोजन शैली व्याकरण और अर्थ के अनुसार करना होता है। सही विकल्प यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं है, क्योंकि यह जो है व्याकरण विषय क्रिया वस्तु के जो है क्रम में है और अर्थ स्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ जो है ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के। मैं अपनी बात पर स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का जो है शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप बनाना है हम लोग को। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए जो है तैयार हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची? पयोधी शांति, समुद्र, दूध या फिर अमृत। आप लोगों को पता होगा कि ये जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है पयोधी। आगे बात कर रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। तो रिजु का पर्यायवाची शब्द है। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रिजु के पर्यायवाची शब्द है सीधा, सरल, अकुटिल और ईमानदार भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें हम लोग तो सज्जन का विपरीत शब्द है। सज्जन का क्या होगा? चापलूस, व्यभिचारी या फिर सहयोगी या फिर दुर्जन। तो आप लोगों को बताएगा सज्जन का जो है विपरीत शब्द हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा दुर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें 59 नंबर क्वेश्चन के। विलोम शब्द का कौन सा युग्म जो है सही है? तो कापुरुष का जो कागड़, कृत्सा का जो है निंदा या फिर सकल का जो है विफल या फिर विकल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो सकल का जो है विकल जो है राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर है। आगे बात करें 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ विकल्पों में से छांटिए। बड़ी सावधानी से काम करना, फूक फूक कर कदम रखना, थाक जमाना या फिर डिंग मारना या फिर काम तमाम करना। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुहावरा फूक फूक कर जो है कदम रखना का अर्थ है काम करते समय बेहद सतर्क रहना और सावधानी बरतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूक फूक कर कदम रखना। आगे बात करें हम लोग तो 61 नंबर क्वेश्चन। यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर चैन की बंसी बजाना या फिर चादर के बाहर पैर पसारना या फिर चुल्लू भर पानी में डूबना। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उसे अपनी क्षमताओं से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। चादर से बाहर जो है पैर नहीं पसारना चाहिए का अर्थ है अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम लोग कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो 62 नंबर क्वेश्चन कविता की परख निबंध के लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी है। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 के। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात कंधा शब्द तद्भव है। इसका तत्सम शब्द जो है स्कंद है। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे, यानी संस्कृत से। भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ, यानी कि जो शब्द जो संस्कृत से पैदा हुआ है उसी को जो है तद्भव शब्द कहेंगे। तो इसका बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंधा। आगे हम लोग बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक या फिर करण कारक। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, वाक्य में से जो है शब्द आपादान कारक का परसर्ग है। जब कुछ अलग होता है या बाहर आता है तब से का प्रयोग जो है आपादान कारक में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो कृतवाच्य से संबंधित वाक्य। चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा जो है फसल काट ली गई। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कृतवाच्य का मतलब है जहाँ वाक्य में कर्ता जो है प्रयुक्त होता है और वही कार्य कर रहा होता है। लड़का पढ़ रहा है,
इस वाक्य में जो है लड़का जो है करता है और जो है कार्य पढ़ना कर रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है कृतवाच्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लड़का पढ़ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूत से, वह चला होगा, संभाव्य भविष्य से, संदिग्ध वर्तमान से, या फिर संदिग्ध भूत से। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यह वाक्य संदिग्ध भूत काल से संबंधित है। इसका मतलब है कि एक क्रिया भूतकाल में पूरी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि होगा शब्द यह का प्रयोग जो है इस बात की ओर संकेत करता है कि कार्य हुआ हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संदिग्ध भूत है, वह चला होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा एक एक शब्द बनाइए, सही कूट का मिलान कीजिए। तो अप का हो जाएगा हम लोग का अपमान, अन का हो जाएगा अनबन, आ का हो जाएगा आदान। तो इसी तरह से मिला लेते हैं हम लोग। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 2, बी का 1, सी का 3। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इनमें से किस शब्द में जो है कोई उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग नहीं है। बेकार, बेलदार, बेखबर या फिर बेगुनाह। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर जो है बेलदार, क्योंकि इसमें जो है कोई उपसर्ग नहीं है। बेकार, बेखबर और बेगुनाह शब्दों में जो है बे उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेलदार। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात टिकना प्लस आऊ से बनने वाला शब्द कौन सा होगा? टिकाऊ, टिकाई, टिकाना या फिर टिकावट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिकाऊ। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित प्रत्ययों में से प्रत्येक के योग से जो है एक शब्द की रचना कीजिए, गलत का चयन कीजिए। तो आगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लकड़ी प्लस हरा, यानी कि लकड़हारा गलत है। यहाँ पे हो सकता था लकड़हारा, लकड़ी प्लस हरा गलत शब्द है ये, बाकी ये सब जो है सही शब्द है। नेक्स्ट आगे यहाँ से आगे हम लोग का इंग्लिश का, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 70 क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर, इन, ऑफ, फॉर या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को? टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो द करेक्ट प्रीपोजिशन इज इन, सो द सेंटेंस इज टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। In is used to specify the field of category for which someone receive an award। जब कोई अवार्ड लेता है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। किस क्षेत्र में मिला है? तो उनको लिटरेचर क्षेत्र में मिला है। आगे बात करें 72 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन विद द गिवन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स। इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल फॉर ऑफ अस, एट, ऑन, टू या फिर इन। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो the correct preposition is to, because the phrase applicable to is commonly used to show that a rule or condition affect or concerned a person or group. To indicates direction or relation towards someone or something। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू का प्रयोग होगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी ये रूल जो है हम सब पे लागू होता है। तो आगे बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एवरी स्टूडेंट। करेक्ट अल्टरनेटिव एवरी स्टूडेंट दैट्स टू ब्रिंग अ साइन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट आंसर इज मोर देन ऑन ऑफ द अबव, यानी कि द सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब दैट एग्रीज विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट। एवरी स्टूडेंट बोथ हैज एंड इज कुड फिल ग्रामेटिकली इन एज इन। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इज और हैज दोनों यहाँ पे उपयोग होगा। आगे बात करते हैं 74 नंबर, इन द fill in the blanks, choosing the suitable option given below the sentence। I would have given him the notes if he dash to me yesterday। come, would come या फिर had come या फिर would have come। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो जो करेक्ट आंसर इज had come। दिस इज कंडीशनल सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। द स्ट्रक्चर इज if प्लस पास्ट परफेक्ट, would have प्लस पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर,
इज इफ द पास्ट परफेक्ट सो हैड कम इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैड कम। इफ ही हैड कम टू यस्टरडे आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही हैड कम टू मी यस्टरडे। आगे नेक्स्ट बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो marks the correct meaning of the given phrases verb come around, recover, come to the place, finally, accept, more than one of the above। तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात, कम अराउंड, टू कम concerned again or used about an event that happens regularly to happen or to return to a former condition, hence option E is correct। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बात करें 76 नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस आर बोल्ड, सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स और फ्रेजेस। दे टोल्ड मी दे प्लान्ड टू गो बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट। तो इसमें जो हमें जो है फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द वर्ड फ्रेजेस बोल्ड करना है, तो कौन सा गलत शब्द है इसमें। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द करेक्ट फ्रेज शुड बी बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे, ये हो जाएगा हम लोग का गलत। आगे बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस आइटम्स इन द गिवन सेंटेंस। माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, यानी कि मेरे पिताजी जो है बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम कर रहे हैं, वर्क वेरी हार्ड, मेरी लाइफ को सेटल करने में। आगे बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ही वॉज ए प्रोवेंशियल मैन और मैन ऑफ स्ट्रो। तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो ए प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रो refers to a person who lacks substance or strength. This item suggests that the individual has no significant power। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। आगे बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ, यानी जो भगवान के होने में जो है विश्वास करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, एथिस्ट, सेंट, या फिर थिस्ट, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो द करेक्ट आंसर इज थिस्ट, यानी कि अ थिस्ट इज समवन हु बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। एन एथिस्ट हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का थिस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास करता हो और जो भगवान के एक्सिस्टेंस में विश्वास नहीं करता हो, थिस्ट में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड, यानी एक शब्द इसके लिए चुनना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वही चुनना है हमको। ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, लीडर, वॉलंटियर, बेगर, या फिर वर्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का वॉलंटियर। वॉलंटियर अ पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू टेक पार्ट इज एन इंटरप्राइजेज और अंडरटेकर ए टास्क। द परफेक्टली मैच द डिफिनेशन ऑफ हेल्पिंग विलिंगली विदाउट पे। आगे बात करते हैं हम लोग 81 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डेफिएंट का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होता है कि यानी कि पर्यायवाची, एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द बताइए इसका। तो डेफिनेंट का विलोम हो जाएगा हम लोग का, तो 81 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेंट का विलोम हो जाएगा। द वर्ड डेफिएंट मीन्स शोविंग अ डिस्पोजिशन टू चैलेंज और resist, especially authority। Obedient is the correct antonyms because it signifies compliance and willingness to follow orders। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ओबीडियंट। डिफिएंट का एंटोनिम्स हो जाएगा ओबीडियंट। आगे बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का विलोम क्या होगा, डिसहॉनेस्ट, ये तो आप लोगों को पता होगा, ईमानदार का बेईमान होता है, उसी तरह हॉनेस्ट का डिसहॉनेस्ट। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें डायरेक्शंस, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर्स। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग, सेमिनार, प्रोसेशन, या फिर पार्टी।
तो आप लोग को पता होगा कि जो कॉन्क्लेव होता है, द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। 83 नंबर क्वेश्चन, कॉन्क्लेव स्पेशली रेफर्स टू अ प्राइवेट और सीक्रेट मीटिंग स्पेशली ऑफ कार्डिनल्स और इलेक्ट ऑफ पोप। तो आगे बात करते हैं हम कॉन्क्लेव में जो प्राइवेट मीटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स इसके बेस्ट मीनिंग को जो है टिक करना है। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो द कस्टम ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड अ लार्ज कॉन्सिगमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी कि रिलीज कर देता है या फिर कंसील्ड कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर सीज कर देता है। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सीज्ड मीन्स टू टेक possessions of some things by force or authority. This is exactly what custom officers do when they confiscate illegal items। मतलब जो 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 कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको जो अगर इलीगल चीज़ मिलता है तो वो क्या करते हैं, उसको सीज कर देते हैं, किसी चीज़ को सीज कर देते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करते हैं और ना ही रिलीज कर देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग को करना है इसको चेंज। तो आई टुक इट होम विद मी, सी सैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी सैड दैट सी हैड टेकन इट होम विद हर। आगे बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव और पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द एक्टिव वॉइस हैज़ कॉल्ड बिकम्स हैव बीन कॉल्ड इन द पैसिव वॉइस विद ट्रूप्स as the subject receive the action, the government as the object performing the actions। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की, चूज द appropriate passive voice of the following sentence from the options given below। the people have seen wolves in the streets। इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना है हम लोग को। तो 87 नंबर क्वेश्चन का है, दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जिसे पैसिव में जो है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में जो है चेंज करते हैं। अतः वर्ब्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वर्ब्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। आगे बात करें 88 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्शंस चूज द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट आंसर स्कैंटी प्रोवाइड्स। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, स्कैंटी और प्रोवाइड्स। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। आगे बात करते हैं 89 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन की बात, चूज द करेक्ट सेंटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 3 5 इज 15 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग करेक्ट। आगे बात करते हैं नंबर आई हैव टॉट हिम इन इज इन। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव टॉट हिम। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव बीन completed at some point in the past but are relevant to the present moment। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर। द पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, द पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। आगे 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंसर्ट द पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग। सी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू ए रेडियो प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। आगे बात करें हम लोग, तो 93 नंबर क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ट्राई टू बी पोलाइट डैश अंकल रिचार्ड फॉर वंस। तो 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन फॉर द गिवन स्पेस। विद इज यूज टू शो समथिंग और समवन इज accompanied by something or someone else।
हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हो जाएगा हम लोग का विद। ट्राई टू बी पोलाइट विद अंकल रिचार्ड फॉरवर्ड्स। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। अभी हमने पढ़ा था कि जो है रूल के लिए जो हमेशा टू का प्रयोग होता है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबव ऑब्जर्वेशन। ही कैम एंड सेट डैश मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर का बिसाइड। बाकी हम लोग बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉन इन्फिनिट वर्ब टॉम डैश टू हेल्प। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नॉन इन्फिनिट वर्ब आर वर्ब फॉर्म that don't show tense, person or number. They don't function as the main verb or a sentence. Trying be a present participle which is a type or non-infinite verb. तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का ट्राइंग हो जाएगा। सच ए थिंग 97 नंबर क्वेश्चन सच ए थिंग वाज नेवर टॉट ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज द फॉलोइंग क्लासेस। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पैसिव प्रीपोजिशन वर्ब। आगे बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का प्लूरल क्या होगा तो आप लोगों को पता होगा नाइफ का प्लूरल क्या होगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइफ्स। जैसे वाइफ का होता है वाइफ का हो जाता है वाइफ्स हो जाता है, उसी तरह जो है नाइफ का हो जाएगा नाइफ। आगे बात करते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन की। 99 नंबर क्वेश्चन की बात है पिक आउट द नॉन इन्फिनिट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो इसमें जो नॉन इन्फिनिट वर्ब जो है चूज़ करना है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीइंग। आगे बात करते हैं 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन की। तो डायरेक्शंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द डैश वाज सेंट टू द मोर्टरी क्वेर कोर कॉप्स या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो इसका है CORPS कॉर्प्स। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग वीडियो को जो है ये एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाबा टाटा एंड टेक केयर। आप लोग जरूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और एक बार आप लोग अगर स्पीड बढ़ा कर भी देख लीजिएगा तो आप लोग को दिमाग में चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं और कितने टाइम में डील कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाबा टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।